Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall discuss two foreign inventions which were held in the ancient India. आज हम बात करेंगे दो विदेशी आक्रमणों के बारे में जो कि प्राचीन भारत में किए गए थे। जी हाँ, अभी तक हमने देखा कि किस तरह से सिविलाइजेशन अभी डेवलप हो ही रहा था। प्री हिस्टोरिक पीरियड से इंडस वैली सिविलाइजेशन से वैदिक कल्चर से महाजनपद बने, महाजनपद बनने के बाद मगध जो है अभी डेवलप हो रहा था। लेकिन इसी बीच दो जो आक्रमणकारी है बाहर के विदेश के, उस समय विदेशों में भी ऐसा साम्राज्य डेवलप हो रहा था। हम जानते हैं ना कि जो कोई डेवलपमेंट हमारे इंडिया में होता है उसके साथ साथ वर्ल्ड भी डेवलप करते रहता है। और न केवल महाजनपद जो है 16 महाजनपद एक दूसरे से कॉम्पीट किए थे, उसके साथ साथ जब मगध इधर अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था उसी समय दो जो एम्पायर थे वो भारत की ओर देख रहे थे और यह देख रहे थे कि नज़र में आ रहे थे। जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम की, ठीक है, अभी आप नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे, आप अभी किसी के नज़र में नहीं आएंगे, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई होता है या मेंस क्वालिफाई होता है या फिर अभी देखे होंगे कि मेंस का रिजल्ट आ चुका है, तो जिन का मेंस में सिलेक्शन हो चुका है उसमें जो कोचिंग सेंटर है, जो कोचिंग माफिया बोल सकते हैं, उनकी नज़र पड़ गई होगी कि काश ये एक बार हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू में आ जाते और फिर हम पूरा क्रेडिट इसका ले लेते। कब? जब वो जो मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं स्टूडेंट्स तब। ठीक वैसे ही जब इंडिया में सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था तब इसका वर्ल्ड के जो लीडर्स थे, वर्ल्ड के जो एम्पायर्स थे, उनका ध्यान उतना नहीं जा रहा था। लेकिन जब मगध ने हार्डवर्क करके अपने आप को डेवलप किया, जब मगध एक समृद्धशाली राज्य बना, तो फिर विदेश में जो एम्पायर थे बड़े बड़े, उनकी नज़र मगध की ओर पड़ी और भारत की ओर पड़ी और वो भी चाहे कि भारत से हम कुछ न कुछ लेकर के जाएं या फिर कोशिश करें भारत को अपने साम्राज्य में मिलाने के। और इसी वजह से दो उस समय जो प्राचीन भारत में आक्रमण हुए थे उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि कभी भी कोई चीज़ डेवलप होता है तो उसके साथ साथ उसको खत्म करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई ना कोई शक्तियाँ जरूर प्रयास करती है। ठीक है, जैसे साइंस भी देख लीजिए, साइंस हमको बहुत सारे डेवलपमेंट दे रहा है तो डिस्ट्रक्शन के कारण भी वही बन रहा है। सेम वैसी सिविलाइजेशन भी डेवलप हो रहा था तो कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन को खत्म करने के लिए भी प्रयास किए गए थे। तो आइए आज देखते हैं वर्ल्ड मैप के सहारे से कि किस तरह से हमारे मगध एम्पायर को दो जो आक्रमणकारी है वो प्रयास करते हैं। हालांकि वो डायरेक्ट मगध तक पहुंच नहीं पाएंगे लेकिन एक कोशिश जरूर करेंगे। तो ये देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने 5 जो है सिविलाइजेशन का स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हम सिलेबस बहुत जल्दी कर रहे हैं, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए बाय फैक्चुअल तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा फ्रॉम द बुक, है ना। क्योंकि आप देखेंगे कि एक ही सब्जेक्ट के बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट टीचर्स हैं, वो रिसर्च करते हैं, फिर उनके साथ कई मेंटर होते हैं और मेंटर के साथ साथ फिर करेक्शन होता है, तब जा करके वो एक क्लास में आते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो टीम है वो काफ़ी छोटी है और हमको बहुत जल्दी कोशिश करना है स्टूडेंट्स को बेसिक जो है क्लियर कराने का। तो अगर कोई मिस्टेक हो जाए बाय चांस तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए फ्रॉम योर बुक या फ्रॉम योर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये कोई फैक्चुअल हो सकता है क्योंकि हम फास्ट कर रहे हैं, हमको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम उसको रीचेक करें। हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। और दूसरी बात, अगर राइटिंग समझ ना पाए तो आप यूपीएससी लेवल वाले हैं, आप राइटिंग की क्लासेस आप देखे होंगे प्राइमरी में किया जाता है अच्छे से, मिडिल में, फिर 12th में। अब आप ग्रेजुएशन में या तो आप ग्रेजुएशन में होंगे या ग्रेजुएशन पार कर चुके होंगे, तो राइटिंग पे आप उतना फोकस मत कीजिएगा क्योंकि हमको जल्दी करना है। इस वजह से राइटिंग और एग्जैक्ट जो करेक्ट जो क्लासेस होंगे उसको आप खुद करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा तो उससे आप उसको सुन करके लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी राइटिंग में अच्छे से। यहां पर हमारे पास रिसोर्सेस कम है, इस वजह से हमको जल्दी करना पड़ता है। तो ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से ये वर्ल्ड मैप मैंने ड्रॉ कर रखा है। एवरेज आपको पहले ही बताया था कि एवरेज ड्रॉ करेंगे और मैसेज जो है आप लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद तो आप अपने मोबाइल में या कहीं भी 100% एक्यूरेट वाला जो मैप है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए ये जो वर्ल्ड का मैप मैंने ड्रॉ कर रखा है, हालांकि वैसा नहीं था लेकिन अभी के मैप में ही हम उसको ड्रॉ करके देखेंगे। तो यहां देखिए 7 जो कंटिनेंट्स है, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये याद रखिएगा।
हमारे वर्ल्ड को हमने 5 ओशियन है हमारे वर्ल्ड में, कितने 5 महासागर है और 7 कंटिनेंट है। इसी में हम वर्ल्ड का जब स्टडी करेंगे तो इसको रेफरेंस लेकर के चलेंगे, 5 महासागर, 5 ओशियंस एंड 7 कंटिनेंट्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए अमेरिका की जो बात करते हैं वो इस तरफ है, ऑस्ट्रेलिया इधर है, एशिया यहां पे है। तो हम अभी बात कर रहे हो एशिया के, ठीक है। ये अफ्रीका है और ये यूरोप, ये भी काफी डेवलप्ड कंटिनेंट है, इसके बारे में बहुत हमको पढ़ना पड़ेगा। और अभी जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड से आते हैं ये मगध, ये हमारा इंडिया में बिहार के पास मगध है, देखिए ये डेवलप हो चुका है, ठीक है, अभी डेवलप हो चुका है। हम आए देखिए यहाँ पर प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, महाजनपद और उसके साथ साथ मगध। यहाँ देखिए जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था वो तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक कल्चर, ठीक है, वैदिक कल्चर से फिर महाजनपद आया और महाजनपद से ये जो मेगा सिटी है मगध वो डेवलप हुआ था, ठीक है। अब ये काफी डेवलप हो गया तो फॉरेन के इन्वेंशंस थे यहाँ पर। सबसे पुराना जो उस समय मगध तो डेवलप हो रहा था, उसके साथ साथ पर्शियन एम्पायर था, पर्शियन साम्राज्य, उसको एक्मेनियन एम्पायर भी बोलते थे। देखिए एक ही चीज को कई नाम से बोलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, पर्शियन एम्पायर भी उसी को बोलते हैं, पर्शियन साम्राज्य, एक्मेनियन साम्राज्य, पुराना जो साम्राज्य था फारसी साम्राज्य भी बोल सकते हैं, फारसी उनका साम्राज्य था और बहुत बड़ा साम्राज्य था। उनकी नजर पड़ी थी तो वो उन्होंने, अब वो कहां पर था, वो ईरान, ये कहां पर हो सकता है, ये ईरान भी बोल सकते हैं। पर्सिया जो है ईरान, ईरानी सभ्यता, आप देखे होंगे पुरानी सभ्यता में ईरान का भी काफी नाम आता है। तो ईरान जो है पर्शियन एम्पायर, वो सबसे पहले अटैक करने की कोशिश करते हैं इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देखिए यहां पर से एंटर करने की कोशिश करते हैं, जहां से हमारा सिविलाइजेशन आया था वहीं से जो पर्शियन एम्पायर है, पर्शियन जो साम्राज्य है वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जानते हो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर 7 रिवर्स है, इस तरह से 7 रिवर्स। तो आप देख सकते हैं जो सिंधु नदी है, सिंधु जो रिवर है, इंडस रिवर, उसको क्रॉस करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आर्मी को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता था। कोई ऐसा ब्रिज भी नहीं था और ना फ्लाइट था कि फ्लाइट से यहाँ से बैठे पर्शियन एम्पायर यहाँ से सीधा आ जाए और आक्रमण कर दे और चले जाए। आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि यहीं से आने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से अगर मिसाइल लॉन्च करते हैं तो आप इंडिया या कहीं भी भेज सकते हैं, और अगर इंडिया चाहे तो वापस भेज सकता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी आ गया, लेकिन पहले क्या था, फिजिकली उनको आना पड़ता था। तो पहले आ रहे हैं इंडस रिवर क्रॉस कर रहे हैं, फिर यहाँ पर गंगेटिक रिवर है, गंगा रिवर है, यमुना रिवर, आप देखेंगे बहुत बड़ा बॉर्डर था यमुना एक दिल्ली का, तो बहुत मुश्किल से तो इंडस रिवर क्रॉस करते थे, फिर यमुना आ गया और बहुत सारे रिवर्स आ गए। तो उन लोग यहाँ पर आए थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए थे और उसके साथ साथ मगध तक पहुंच नहीं पाए थे, ठीक है। ये कब की बात है, पर्शियन वाली 518 BC, यानी 500 साल पहले, 2000 अभी 24 चल रहा है, उसके जीरो में जाएंगे, और उससे 500 साल पहले एक आक्रमण की कोशिश की गई थी इन द एंशियंट इंडिया। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज ही आक्रमण किए थे, आप देखेंगे एंशियंट इंडिया में भी आक्रमण का प्रयास किया गया था इनटू द भारत, और उसके बाद मिडाइवल इंडिया में भी इन्वेंशंस का ट्राई किया गया था। आपने देखे होंगे संतलत पीरियड में आएंगे, कुछ मुगल्स भी आएंगे, उसके बाद आप मॉडर्न में भी देखेंगे कि 5-5 कंपनियां आई थी, PDBFD उसका कोड है, पुर्तगाल, डचेस एंड फ्रांसीसी, ब्रिटिश, इस तरह से 5 कंपनियां आई थी। तो आप देख सकते हैं भारत इतना सिंपल देश था कि कोई भी यहां पर आसानी से आक्रमण कर सकता था, क्योंकि यहां पर पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी। आज भी आप देखेंगे कि कोई भी कंपनियां यहां आ जाती है, बड़ा बड़ा एम्पायर खड़े कर लेती है, और हम इंडिया के लोग केवल एक जॉब की ओर जाते रहते हैं। और जबकि आप देखेंगे IIT और एम्स वाले भी इसी जॉब में जा रहे हैं, जबकि आप देखेंगे कि इंडियन मेड इन इंडिया, इतने IITs इतने एम्स होने के बाद भी जो पर्सनल कंपनी नहीं बन पा रही है ना। तो कहीं ना कहीं इसको सोचना होगा, हालांकि IAS भी बनी है आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोचना होगा कि आखिर क्यों इंडिया जो है बैकवर्ड हो जाता है। तो अभी नहीं, एंशियंट टाइम से, तो सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो पर्शियन एम्पायर किया था। उसके बाद उसके लगभग 200 सालों बाद मैसेडोनियन एम्पायर, जो आप सिकंदर का नाम सुनेंगे, विश्व विजेता सिकंदर, क्योंकि पहले सिकंदर का भी ध्यान यहां पर नहीं गया था, पहले ही पर्सिया वाले जब आए थे तो इन्होंने कोशिश तो की थी। इसीलिए आप देखेंगे कि गांधार कला यहां पर जो
डेवलप हुआ था गांधार शैली, जो गांधार आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे इन द आर्ट एंड कल्चर में, वो कहीं ना कहीं पर्शियन एम्पायर की देन थी कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसके साथ साथ पर्शिया ने भी यहाँ कोशिश किया, लेकिन अंदर एंटर नहीं किए थे वो इंडिया के, केवल यही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहते थे और यहाँ से वो राज करके चले जाते थे। कौन? पर्शियन एम्पायर। और पर्शियन एम्पायर ने अपना इसको एक प्रोविंस बना लिया था, ठीक है, अपना एक राज्य की तरह बना लिया था। उसके बाद ये इतना ही किए थे। उसके बाद जब अलेक्जेंडर सिकंदर जो आए थे, सिकंदर को भी पता चला कि इंडिया में काफी डेवलपमेंट है और वहां पर भी काफी सिविलाइजेशन डेवलप है, तो फिर सेकंड बार फिर से आक्रमण का प्रयास किया गया था सिकंदर के द्वारा, ठीक है। आपने देखा होगा पोरस, झेलम, ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इंट्रोडक्शन ले लिए कि दो एम्पायर, P फॉर पर्शियन और M फॉर मैसेडोनिया, ये दो एम्पायर ने एंशियंट इंडिया में आक्रमण करने का, अटैक करने का प्रयास किया था। तो इसका डिटेल थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि हम अभी सिविलाइजेशन बन ही रहा है, लेकिन मैं बताया था कि जब भी सिविलाइजेशन बनता है तो कहीं ना कहीं उसको खत्म करने के लिए कोशिश होती है, ठीक है। तो यही हुआ था। एंड उसके साथ साथ इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, हालांकि हमको मौर्य साम्राज्य देखना है, लेकिन उससे पहले ये दो चीज देखना ज्यादा जरूरी है। पहला तो ये आक्रमण जो हुए दो विदेशी इन द एंशियंट इंडिया में, ये हम देखेंगे। और दूसरा धर्म आप देखेंगे कि धर्म जो है डिग्रेड हो रहा था। वैदिक काल में आप देखे थे कि कैसे बाय बर्थ जो है किसी को पोस्ट दिया जाता था, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, छत्री का बेटा छत्री बन रहा है, वैश्य का बेटा वैश्य बन रहा है और शूद्र का बेटा शूद्र बन रहा है। तो उस समय जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म, इस तरह से दो धर्म आए थे, जो कि हिंदू धर्म को करेक्ट करने के लिए दूसरा रास्ता, दूसरा धर्म वहां पर आया था। तो ये दोनों पार्ट को देखेंगे। इस क्लास में हम देखते हैं आक्रमण के बारे में डिटेल में, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे धर्म के बारे में। और धर्म के साथ साथ उसके बाद फिर हम चालू करेंगे मौर्य वाला जो हमारा सिविलाइजेशन था, वो कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर देखिए एंशियंट इंडिया में दो आक्रमण हुए थे, ठीक है। तो मैंने यहां बताया कि इन्वेंशंस देखना है और रिफॉर्म देखना है। इन्वेंशंस क्यों देखेंगे? क्योंकि सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, तो फिर आक्रमणकारी उसको खत्म करने के लिए आए, ठीक है। और धर्म खत्म हो रहा था, तो उसको रिफॉर्म करने के लिए धार्मिक जो है रिलीजियस मूवमेंट चला, रिलीजियस रिफॉर्म चला। तो ये दोनों को हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पर्शियन एम्पायर ने कैसे अटैक किया और किस तरह से उसका इफेक्ट जो है इंडिया में हुआ। उसके बाद हम देखते हैं मैसेडोनियन एम्पायर के बारे में। तो जो इंडिया में पर्शियन इन्वेंशन, पर्शिया जो लोग हैं उन्होंने आक्रमण का प्रयास किया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कई सालों तक राज किया, उसका इफेक्ट क्या होता है ये हम देखते हैं। तो देखिए पर्शियन इन्वेंशन, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जो एंशियंट एम्पायर है उसमें पावरफुल एम्पायर था पर्शियन, ठीक है। वर्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नाम याद रखिए। इसी को बोलते हैं अकेमेनियन एम्पायर या फिर ईरानियन एम्पायर, तीनों बोल सकते हैं। देखिए नाम हिस्ट्री में कंफ्यूज हो जाता है, वही नाम जो है, कई नाम है, उसको आप बार बार रिकॉल करेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पर्शियन, अकेमेनियन या फिर ईरानियन, यही था। इसका जो राजा था डेरियस वन, इसने आक्रमण किया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक ही था, वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन जो इंडिया में आया था वो डेरियस, इसको बोलते थे दरिया बाहु भी बोलते थे कहीं कहीं पर। तो ये कौन सा राजा था? पर्शिया का राजा था, ठीक है। कहां पर आक्रमण किया? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। आपको पता है ना नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। कोई भी न्यूज इसी से बनता है, देखो NEWS, न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो ये डायरेक्शन याद रखिए, नॉर्थ जो है ऊपर, साउथ होता है वो नीचे, राइट साइड जो पॉजिटिव साइड में होता है वो हमारा ईस्ट होता है, और वेस्ट साइड में होता है जो लेफ्ट हैंड में होता है वो होता है हमारा वेस्ट। तो देखिए इंडिया जो, ये इंडिया का मैप मान लीजिए, तो नॉर्थ वेस्ट कहां पर? यहां इस तरफ से, जो वही अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन से वैदिक पीरियड, जहां से हमारा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, वहीं से आक्रमणकारी भी आ रहे हैं। जहां से डेवलपमेंट आ रहा है वहीं से उसको खत्म करने वाले पावर भी आ रहे हैं। तो जो डेरियस था उन्होंने यही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल किया था, ठीक है। और जब वहां पर आ गया था तो ईरानियन जो प्रोविंस था, और ईरानियन प्रोविंस की संख्या कितनी हो गई थी? यहाँ पर 20 से ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, 20 के आसपास हो गई थी, और इसको इन्होंने अपने प्रोविंस में शामिल कर लिया था। उसके बाद देखिए जो ये प्रोविंस था, आपको पता ही है यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, भर भर के 7 नदी यहाँ बह रही है। तो ये जो लैंड था वो मोस्ट फर्टाइल था, ठीक है, मोस्ट फर्टाइल यानी कि बहुत ज्यादा उपजाऊ था। और आपको पता ही है कि जो एंशियंट समय में सबसे पहले फायर की खोज किए थे, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद क्या किए थे उन्होंने? कल्टीवेशन चालू किया था, ठीक है, कल्टीवेशन चालू किया। और उसके बाद हैबिटेट यानी फसल को देखने के लिए वहां रहने लगे। तो सबसे पहले आग की खोज की, फिर एनिमल को पालना वगैरह चालू किया था।
और कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन उसके हाथ में तो नहीं था। कभी कभी क्या होता है, जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपके हाथ में नहीं होता। जब आपको ऐसी जगह मिले जहां पर कम मेहनत से आपको फसल उग जाए, तो ये जगह आपको चाहिए था। तो सिविलाइजेशन वही डेवलप हुआ था। आप जानते हैं नदी तो है ही है, नदी के आसपास आप रहेंगे तो पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नदी के जो अगल बगल की जो जमीन होती है वो भी फर्टाइल होता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि नदी के किनारे क्यों सिविलाइजेशन डेवलप होता है। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है ऑन बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, ठीक है, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था वो काफी फर्टाइल था, तो ईरान ने इस फर्टाइल जगह को अपने प्रोविंस में शामिल कर लिया था, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट जो था वहां पर 200 साल तक रहा था। कितने साल तक? 200 सालों तक कहीं ना कहीं इंडिया और ईरान का संपर्क रहा था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि आक्रमण हुआ, उसने अपना प्रोविंस में शामिल कर लिया, आना जाना लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ सप्लाई करते हैं। तो कभी भी कोई भी आक्रमण होता है या कोई आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट वो हमारे घर में छोड़ जाता है, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे पश्चिमी सभ्यता बोल रहे हैं कि यूट्यूब, फेसबुक वगैरह वगैरह से इंडिया के लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, पॉजिटिव भी हो रहे हैं और नेगेटिव भी हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होता है। तो सेम वैसे अब हम पढ़ते हैं कि अगर इनका इन्वेंशन हुआ, आक्रमण हुआ पर्सिया का इनटू द इंडिया, तो क्या इफेक्ट हुआ। तो अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इन्वेंशन, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, हमको दोनों देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अपना सेल्फिश होकर के पॉजिटिव देखें, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हमको पर्सनली कुछ वहां पर अपना व्यू नहीं रखना है, पर्सनली नहीं हमको पढ़ना है या पर्सनली मॉडिफाइड नहीं करना है। जो सच है उसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, वेदर द इफेक्ट वुड बी पॉजिटिव और निगेटिव। सबसे पहला जो था इम्पीटस टू इंडो ईरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स, सबसे पहला जो इफेक्ट था, देखिए आप जब पढ़ेंगे तो इसी तरह से नोट्स बना के पढ़िएगा, ठीक है। क्या होता है, जैसे बुक है, कोई भी वनडे बुक हो गया, वन ओडीबी वनडे बुक है ना, मैं कोई बुक का नाम नहीं लेता, ओडीबी से समझ जाइए, ठीक है। ओडीबी के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद कोई भी रेफरेंस या फिर रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्फ नोट्स बनाते हैं। तो ओडीबी तो आप पढ़ ही रहे हैं, वनडे बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, रेफरेंस भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इन सब को पढ़ लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप कैसे आपको याद करना है, वही बोलते हैं नोट्स, कि आप एक वर्ड से उससे कैसे स्टोरी लिख सके। तो मैंने कोशिश किया इस तरह से, जब कोई टीचर भी अगर पढ़ता है तो पहले उस टॉपिक को पढ़ करके नोट्स को ब्लैक बोर्ड में लिख करके उसको आपको डिक्टेट करने की कोशिश करता हूं। सेम यहां से आपको क्या करना है कि ये 20% है, ये तो केवल जो पढ़ाया जा रहा है वो 20% है। इसको आपको वनडे बुक में पूरा डिटेल देखना है, एनसीईआरटी में पूरा डिटेल देखना है, रेफरेंस बुक में देखना है। आजकल तो वीडियो आ गया, तो वीडियो से रिलेटेड कोई स्टोरी देख लिए। अगर मैंने बोल दिया जैसे एक्मेनियन एम्पायर, तो इसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं कि क्या था, कैसे था। ये आपके पास टाइम है क्योंकि आप हिस्ट्री कर रहे हैं, हमारे पास टाइम इसलिए कम होता है क्योंकि हमको नेक्स्ट टॉपिक में जाना है, लेकिन आपके पास टाइम है तो वो एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, ये आप देखा कीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो इससे क्या हुआ, इंडो ईरानियन ट्रेड को, कॉमर्स को इम्पीटस यानी तेजी मिली। पहला क्या होगा कि भाई इंडिया और ईरान का एम्पायर जो है तेजी से चलने लगा, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, ग्रीक, ये ग्रीक, अब देखिए ग्रीक भी क्या होता है, ग्रीक या फिर मैसेडोनिया एम्पायर या फिर अलेक्जेंडर, सिकंदर या फिर इजिप्ट या फिर मिस्र, ये सब एक ही चीज है ना। कभी कभी ये ग्रीक नाम से आएगा, कभी कभी मैसेडोनियन एम्पायर, अलेक्जेंडर, सिकंदर अगर मैं बोल रहा हूं, या फिर मैं इजिप्ट बोल रहा हूं या फिर मिस्र बोल रहा हूं, सभी एक ही चीज है, ग्रीक। तो यार देखिए कि ग्रीक कैम टू नो अबाउट इंडिया। जब उस समय जो है ईरान का जो साम्राज्य था वो सबसे बड़ा साम्राज्य था, तो जब ईरान 200 साल तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहा और जब अलेक्जेंडर विश्व विजेता के लिए अपना आक्रमण करना चालू किया, तो अलेक्जेंडर को जो ईरानियन साम्राज्य था उसके थ्रू पता चला कि इंडिया में भी बहुत कुछ है। तो वही है कि ग्रीक लोगों को पता चला, कैम टू इंडिया अबाउट इंडिया। ग्रीक को इन्हीं के द्वारा, किसके द्वारा, पर्सिया के द्वारा। अगर पर्सिया नहीं आते तो हो सकता है कि अलेक्जेंडर भी नहीं आता, और इसी का रिजल्ट था कि अलेक्जेंडर का इन्वेंशन हुआ इनटू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। फोर्थ जो उसका इफेक्ट था, खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी लिपि। हम देखते हैं देवनागरी लिपि जिसमें संस्कृत एंड हिंदी लिखी जाती है। उसके बाद हम देखे थे कि ब्राह्मी लिपि का काफी यूज हुआ है हमारे इंडिया में, ब्राह्मी लिपि। अब ये लिपि क्या है, जैसे आप ए बी सी डी ये सब लिखते हैं, ठीक है, और ये रोमन लिपि है इंग्लिश का। वैसे आ ई ये देवनागरी लिपि है। स्टाइल मतलब लेटर्स कैसे बनेंगे, लेटर्स जैसे अ को अ कैसे बनाना है,
आ को आ ही क्यों करना, ये कौन बताता है? देवनागरी स्क्रिप्ट यानी स्टाइल। स्क्रिप्ट यहां समझ जाइए, स्टाइल कुछ नहीं है, स्टाइल है। लैंग्वेज अलग होता है, लैंग्वेज अलग है और स्क्रिप्ट अलग है, ठीक है। लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज तो पहले स्क्रिप्ट बता देगा कि कैसे लिखना है, आपको क्या क्या ड्राफ्ट होना चाहिए, और लैंग्वेज समझ जाइए कि उसका बिल्डिंग है। जैसे आप नक्शा बनाते हैं ना, कोई भी मैप बनता है, उसके बाद कोई बिल्डिंग बनती है, तो जो मैप है वो समझ जाइए कोई भी भाषा कैसे लिखा जाएगा, उसके लेटर्स कैसे होंगे, वो सब स्क्रिप्ट बताता है, और उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग जो बनना है वो लैंग्वेज हो जाता है। तो इंडिया में देवनागरी स्क्रिप्ट थी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, लेकिन जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट था ये फारसी इस स्टाइल में लिखा जाता है। तो ये कौन दिया था? पर्सिया के जो आक्रमण हुआ था उनसे हमने सीखा था, ठीक है। अब इसका इफेक्ट आप देख सकते हैं मौर्यन स्कल्पचर, मूर्ति कला में आप देखेंगे, गांधार कला में कहीं ना कहीं ईरान का कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट होता है, वो हम देखेंगे जब हम मौर्य कला पढ़ेंगे उसके समय। और बेल शेप्ड कैपिटल, जो कैपिटल है वो बेल शेप्ड हो गया था, कहीं ना कहीं इन्होंने ईरान से ये सभ्यता सीखी थी। और अशोका के जो एडिक्ट है, जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑर्डर निकालते थे, उसमें प्रियम्बल में कहीं ना कहीं खरोष्ठी लिपि आप देखेंगे, खरोष्ठी का भी यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं पर्सिया का ध्यान गया मगध और इंडिया की ओर, उन्होंने कोशिश किया आक्रमण का, और इस तरह से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के कल्चर को कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है। तो ये रहा हमारा पर्सियन इन्वेंशन। अब हम देखते हैं मैसेडोनियन एम्पायर का जो आक्रमण होता है उसका क्या प्रभाव होता है, और ये हम अभी बात कर रहे हैं एंशियंट इंडिया की। जो दूसरा इंडिया में बहुत बड़ा जो आक्रमण इंडिया एंशियंट इंडिया में हुआ था विदेशों के द्वारा, वो था मैसेडोनियन इन्वेंशन, ठीक है। ग्रीक इन्वेंशन भी बोल सकते हैं इसको, सिकंदर इन्वेंशन भी बोल सकते हैं, अलेक्जेंडर, इन्होंने ही आक्रमण किया था, ठीक है। मैंने बताया ना इजिप्ट के आसपास डेवलप था, तो इजिप्ट इन्वेंशन भी बोल सकते हैं। और मिस्र, हिंदी में इसको बोलते हैं मिस्र सभ्यता, आपने देखा होगा, तो मिस्र भी बोल सकते हैं। तो ये इन्वेंशन हुआ था प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में दो आक्रमणकारी या दो आक्रमण काफी फेमस था, मैंने बताया एकेमेनियन और ये मैसेडोनियन इन्वेंशन। तो ये इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वैसे तो उससे पहले जब ग्रीक एम्पायर जो है, अलेक्जेंडर जो है विश्व विजेता नहीं बना था, उससे पहले जो पर्शियन एम्पायर था वो बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है। पर्शियन एम्पायर को पहले अलेक्जेंडर ने हराया था, ठीक है। तो वही है, ईरान जो एम्पायर था उस और ग्रीक एम्पायर, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द वर्ल्ड। पहले से ही ईरान था, लेकिन ग्रीक बोला कि नहीं, मैं अब पूरे वर्ल्ड को लीड करूंगा। तो ग्रीक जो अलेक्जेंडर के नेतृत्व में ईरान और ग्रीक के बीच में लड़ाई हुआ, और उसमें जो है जो ग्रीक एम्पायर था वो जीत गया था, ठीक है। अब अलेक्जेंडर सक्सीडेड हिज फादर फिलिप। अब जो फिलिप थे अलेक्जेंडर के पिता, उसको हटा करके अलेक्जेंडर जो है 20 सालों में, मात्र 20 वर्ष की उम्र में राजा बन जाता है। जैसे आपने देखा था कि यहां भी वही प्रोसीजर हो रहा था एंशिएंट इंडिया में, कई डायनेस्टीज में आपने देखा कि किस तरह से हर्यक डायनेस्टी में अपने बेटा जो है पिता को हटा करके सक्सीड कर जाता था। सेम वही वर्ल्ड में भी चलता है। तो आप देखिए बेसिक जो रूल है, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, उसमें सेम चीज चलता है। तो यहां पर भी फिलिप को हटा करके अलेक्जेंडर जो है 20 वर्ष के उम्र में राजा बनता है, और चाइल्डहुड से उसका ड्रीम था वर्ल्ड कन्क्वायर करने का। वो अपने पापा को भी देखा रहा होगा तलवार चलाते हुए या लड़ाई करते हुए, तो वो बोला था कि मैं ना केवल ग्रीक में ही राज्य करूंगा, मैं पूरे वर्ल्ड को जीतूंगा। तो इस तरह से इसने ये सपना देखा था, चाइल्डहुड ड्रीम था उसका। आप देख सकते हैं इंडिया में तो टिकटॉक या फिर वीडियो या फिर मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाए या फिर इस तरह से जो लोग हैं वो उस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उस समय जब ना कोई मोबाइल था ना नेटवर्क था, उस समय जो अलेक्जेंडर सिकंदर है उसने पूरे विश्व को जीतने का सपना देखा था। कहीं ना कहीं हमको सीखना चाहिए वर्ल्ड के साथ साथ, और एजुकेशन से ये पता चलेगा। अदरवाइज आप डिजिटली रहेंगे तो डिजिटल जो दुनिया है 1 मिनट में आपकी खत्म हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए कि 20 साल में ये करता था। अब देखिए इन्वेंशन फिर इसने चालू किया, क्योंकि इसको पता ही था कि ईरान भी गए थे उस तरफ आक्रमण करने के लिए, इन्वेंशन के लिए फॉर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो इसको भी पता था। तो सबसे पहले इसने काबुल वैली वहीं से एंटर किया था। आप मैप में देखेंगे वर्ड कहते काबुल, उस तरफ से वैली में इन्वेंशन किया। फिर हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया,
ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया वही हमारा जहां पर मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, उसी रास्ते से ये एंटर करने का कोशिश किया। कई बार ये क्वेश्चन आया भी था कि क्यों उसी रास्ते से लोग आते थे। तो इसका भी आप जब समझने लग जाएंगे, जब सारे मैप को जान जाएंगे और फिर विदेश के वर्ल्ड हिस्ट्री भी जान जाएंगे, तो जब सब जान जाएंगे तब आप एडिट करके एक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा, कहानी की तरह पढ़ते जाइए। फैक्ट जो है, थोड़ा फैक्ट जो है प्री में काम आएगा, और जो आपका नॉलेज है कहीं से भी कोई भी, वो आपके मेंस के लिए काम आएगा। जब हम एडवांस पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी तो आपका बेसिक जो है डेवलप हो रहा है। तो हिली एरिया की तरफ से आया सिकंदर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, अब जैसे ही आया तो सिकंदर का क्या है, नाम चल गया था। जैसे कोई 1 रैंक आता है, 2 रैंक आता है, तो सब उससे डरने लगते हैं दूर से, अच्छा ये टॉप रैंक है, 1 रैंक है, 2 रैंक है। वैसे ही सिकंदर जो है या अलेक्जेंडर है, उस समय का टॉप होल्डर था, आईएएस में फर्स्ट रैंक। तो जैसे ही वो एंटर करता था, पीसीएस की तैयारी करने वाले या पीसीएस जो क्वालिफाइड कर चुके हैं, वो उसके आगे सरेंडर कर देते थे कि नहीं सर आप ही राज कीजिए। वैसे ही जब वो आया तो रूलर तक्षशिला, जो गांधार है ना, गांधार जनपद में हमने देखा था तक्षशिला जिसकी राजधानी थी, तो वहां पर जो रूल कर रहे थे, और अभिसारा, ये जो 2 जगह के लोग थे, उन्होंने अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर दिया कि आप तो टॉप रैंकर है, आईएएस 1 है, हम लोग तो अभी एस्पिरेंट ही है, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेगा। तो उन्होंने समझौता कर लिया, अलेक्जेंडर से लड़ाई नहीं की। लेकिन एक था जिसने यूपीएससी अटेम्प्ट तो दिया था लेकिन क्लियर नहीं हो पाया था, पोरस। ये था पोरस। ठीक है, पोरस ने मना कर दिया, आप आईएएस हो गए। वो अलेक्जेंडर को बोला कि आप 1 रैंक हो गए, लेकिन मेरे पास भी नॉलेज है, मेरा बस प्री नहीं निकल पाया था या फिर मेंस या इंटरव्यू में रह गया था। इस तरह से पोरस ने बोला कि मैं आपके शर्तों को नहीं मानूंगा, मैं आपसे डिबेट करूंगा, मैं आपसे लड़ाई करूंगा। अभी डेमोक्रेसी है इसलिए हम बातों से डिबेट करते हैं, उस समय तलवारों से चलता था। तो तलवार से ये बोला कि मैं लड़ाई करूंगा, मैं आपके शर्तों को नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने भी अटेम्प्ट दे रखा है और मैंने भी कोशिश कर रखा है। बस मिस फॉर्चुनेट की वजह से कुछ क्वेश्चंस आपने बना लिए और आप वर्ल्ड लीडर बन गए, लेकिन मेरे पास भी दम है। ठीक है, तो इसलिए फिर अलेक्जेंडर ही बोलता है ठीक है हो जाए फिर लड़ाई। तो बैटल ऑफ वितस्ता, झेलम, वितस्ता जो है झेलम नदी का पुराना नाम है, वितस्ता। तो बैटल ऑफ वितस्ता का युद्ध होता है बिटवीन पोरस एंड सिकंदर। ये याद रखिएगा, बहुत पुराना युद्ध है एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, उसमें क्या है, हालांकि जीतेगा तो कौन, आईएएस 1 रैंकर। भले आप निकाले हो ना निकाले हो, लेकिन कहीं ना कहीं नॉलेज तो होता ही है इनके पास। लेकिन जीता कौन, सिकंदर ही जीता। लेकिन पोरस ने भी इतना अच्छे से लड़ा कि सिकंदर जो है खुद उसको बोल रहा है कि मैंने ऐसे तो बहुत सारे लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन पोरस की तरह, पुरु की तरह किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। और वास्तव में उसको यकीन हो गया कि भले दूसरे इज्जत दे ना दे, लेकिन अलेक्जेंडर जो क्वालिफाइड था यूपीएससी 1 रैंकर, वो पोरस को बोला कि नहीं, मैं जानता हूं आपके पास भी हिम्मत है, आपके पास भी ताकत है, और उसको काफी सम्मान दिया था। बैटल ऑफ वितस्ता। उसके बाद अलेक्जेंडर ने फिर से सकाला में एक सकाला जो युद्ध लड़ा, सकाला जो रीजन था वहां पर भी उसको भी अपने साथ मिला लिया। ठीक है, उसके बाद और आगे जाने की कोशिश किया। आप देखेंगे नर्मदा, यमुना रिवर पड़ता है, नर्मदा तो इधर मिडिल में हो गया। जैसे ही आप झेलम क्रॉस करेंगे, जो 7 रिवर मैंने बताया था, सप्त सिंधु प्रदेश, उसको जब क्रॉस करने के बाद करेंगे, उसके साथ साथ फिर यहाँ दिल्ली रीजन आ जाता है। दिल्ली में यमुना है, उसके बाद गंगा है। तो ये जो अलेक्जेंडर था वो और जाऊंगा बोला। तो इसके जो सोल्जर्स हैं उन्होंने मना कर दिया। क्या मना कर दिया कि ये जो पोरस है यूपीएससी जो एस्पिरेंट था, उसी के साथ लड़ करके हमारी पूरी एनर्जी खत्म हो गई है। बहुत मुश्किल से तो हमने झेलम रिवर को क्रॉस किया है, अब क्रॉस करने के बाद फिर इससे लड़ा भी है, अब हम थक चुके हैं। और यहां पर तो आप जानते हैं कि इंडिया में मगध एम्पायर यहां डेवलप हो गया था। तो सिकंदर को, अलेक्जेंडर को और उसके सैनिकों को भी पता था यहां तो पोरस ही है, और ये मगध तो आईएएस रैंकर था ही था, ये तो खुद क्वालिफाइड था। 2 लोग थे यहां पर, एक तो पोरस, उसने लड़ करके बता दिया। अब बोले कि अब हम मगध नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो खुद यूपीएससी रैंकर 2 है, और उससे लड़ेंगे तो हमारा यहां पर नुकसान ही नुकसान होगा। तो इनके जो सोल्जर्स सैनिकों ने, उन्होंने मना कर दिया कि अब हम नहीं जाएंगे। तो अलेक्जेंडर बोला ठीक है, वो तो मैं भी जान रहा था, मेरे दिल की बात आपने बोल लिया, ये कैसे समझ लिया, क्योंकि उसको भी पता था कि हम हार ही जाएंगे। इतना मेहनत करके तो हम यहां तक आए, झेलम क्रॉस किए, पोरस से लड़े, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी क्या है, मेरा जो कमिटमेंट था कि मेरे को वर्ल्ड जीतना है, तो मेरे को जाना ही था, लेकिन सोल्जर ने मना कर दिया। तो फिर पोरस बोला बहुत अच्छी बात है, तुमने मेरे दिल की बात सुन ली। और उसने फिर वहीं पर
नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया था वहीं पर कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन किया, अपना रूल रेगुलेशन बताया। पोरस को भी बोला ठीक है भाई तुम पढ़ते रहो और हो सकता है और अटेम्प्ट दो, निकल जाएगा, मैं चलता हूं यहीं से, और उधर मगध तरफ तो मेरे को जाना नहीं है। तो वहीं से वो वापस हो गया। ठीक है, वापस होने के बाद अलेक्जेंडर जो है उसकी मृत्यु जाती है कुछ सालों बाद, और उसके बाद अलेक्जेंडर, हालांकि वो भी काफी क्वालिफाइड था, काफी समझ जाइए ब्रेव किंग था, तभी उसने पोरस को भी ब्रेव माना था। और उसके साथ साथ उसकी डेथ हो गई तो उसके लोगों को, उसके जो अंडर में गवर्नर थे उसको पता नहीं था कि उसका कितना कितना राज्य है। लेकिन उसके बाद भी जो मैसेडोनियन एम्पायर है वो भी 3 भाग में ब्रेक हो गया था। एक तो मैसेडोनियन, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट, इन 3 भाग में टूट जाता है। आप देखेंगे कोई भी पार्टी हो या कोई भी चीज हो या कोई भी शक्ति हो, जैसे ही उसका लीडर जाता है तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैसेडोनियन एम्पायर भी 3 भाग में टूट गया था। अब हम देखते हैं इफेक्ट क्या हुआ जो मैसेडोनियन एम्पायर है उसका इन्वेंशन हुआ, आक्रमण हुआ इनटू द इंडिया। ठीक है, सबसे पहला जो इफेक्ट था वो लैंड रूट और सी रूट ओपनिंग हो गया इजिप्ट से इंडिया की ओर। एक तो लैंड रूट पता चल गया कि अच्छा इससे इंडिया घुसा जा सकता है, एंटर किया जा सकता है। किसने बताया? इसी ने बताया। एक तो पर्शियन एम्पायर और मैसेडोनियन इन्वेंशन जो हुआ उससे कंफर्म हो गया कि लैंड रूट से इंडिया जाया जा सकता है, और सी रूट से भी कभी कभी सी रूट से भी यहां पर आने की कोशिश की, तो दोनों का पता चल गया कि दोनों रूट से यहां पर पहुंचा जा सकता है। दूसरा था इंडियन आर्किटेक्चर। आप जानते हो कि कैसे कोई भी अगर फर्दर इन्वेंशन करता है तो वो अपने हिसाब से बिल्डिंग बनाता है, अपने अकॉर्डिंग जो है कंस्ट्रक्शन करता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो कल्चर था उसमें मैसेडोनियन कल्चर, गांधार कला जो डेवलप हुआ था वहीं पर हुआ था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो पर्शियन के साथ साथ जब ये मैसेडोनियन एम्पायर आया तो भी गांधार कला जो डेवलप हुआ वो वहीं पर डेवलप हुआ। तो इंडियन आर्किटेक्चर में इसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा। उसके बाद ये भी पता चला कि डिसयूनाइटेड इंडिया, पहली बार पता चला कि इंडिया के लोग सेल्फिश हैं और जो सारे किंग हैं वो अलग अलग अपने अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो तक्षशिला और अभिसारा है, इसके जो रूलर्स है उन्होंने सरेंडर कर दिया था किसके सामने? अलेक्जेंडर के सामने में। लेकिन पुरु जो है वो लड़ता रहा। ये एंशियंट इंडिया की बात है। ठीक है, ये कब की बात है? एंशियंट इंडिया। सेम ऐसी मेडाइवल में भी होगा और सेम ऐसी हमारा मॉडर्न में भी होगा। तो पहली बार दुनिया को पता चला कि इंडिया के लोग एक दूसरे के टांग खींचते हैं, जो आज तक चला आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखेंगे कि डिसयूनाइटेड इंडिया के बारे में पहली बार इस इन्वेंशन से पता चला कि इंडिया के लोग दिखते बस भाई भाई करते हैं या फिर भाईचारा दिखाते हैं, अंदर से एक दूसरे से कभी भी जो है मिक्स नहीं होते। आज भी आप देख रहे होंगे इन द प्रेजेंट, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से इंडिया रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर एंड जेंडर के नाम पर एंड रिचनेस एंड पुअरनेस के नाम पर कई तरह से बटे हुए हैं और एक दूसरे के कोऑपरेट नहीं करते। ये हम करेंगे बाद में। लेकिन दिस यूनाइटेड इंडिया, ये ना केवल इन द प्रेजेंट टाइम, दिस सिचुएशन वाज प्रेजेंट इन द एंशिएंट इंडिया। और पहली बार फर्स्ट रिलायबल इवेंट इन इंडिया ये बोल सकते हैं, क्योंकि पोरस के सामने लड़ाई हुआ था। वैसे तो आप देखेंगे कि जो वैदिक पीरियड में भी लड़ाई हुआ था और भी बहुत सारे इन्वेंशंस हुए और बहुत सारे जो है कंस्ट्रक्शन हुए, लेकिन उसका कोई फैक्ट नहीं था 100%। हालांकि जब 1924 में खुदाई वगैरह हुई ESI की, तब पता चला था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह है। लेकिन फर्स्ट रिलायबल इवेंट इंडिया ये माना जाता है कि सिकंदर आया था 100% और लड़ाई हुई थी। इसका रिटर्न में भी आपके पास प्रूफ है। तो इस तरह से एंशिएंट इंडिया में 2 आक्रमण हुए थे, एक तो अकेमेनियन एम्पायर के द्वारा और एक मैसेडोनिया एम्पायर के द्वारा। ईरानी साम्राज्य और यहां पर मैसेडोनियन साम्राज्य के द्वारा आक्रमण हुआ था। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो हमारे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट किया। अब देखिए, ये तो हुई हमारे सिविलाइजेशन को खत्म करने के लिए आक्रमण हुआ, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि धर्म भी डेवलप हो रहा था और बेटा का बेटा वाला सिस्टम चल रहा था। तो उस धर्म को सुधारने के लिए भी कोई धर्म भी डेवलप हुए इसी समय में इन इंडिया, जो थे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके साथ साथ 2-3 धर्म और भी हैं, उसको भी हम इसी सीरीज में ले लेंगे। और उसके बाद भी हम चालू करेंगे कि मौर्य साम्राज्य। अभी भी आप देखिए कि जो नंद वंश है वो अभी राज कर रहा है और उसके समय ये
देखिए कि आक्रमण हो रहे हैं और धर्म भी डेवलप हो रहा है। तो ये बीच में करना जरूरी है, क्योंकि एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे तभी आपके साथ को रिलेट आप इवेंट को कर पाएंगे। अगर कभी कोई टॉपिक पढ़ लिए, कभी कुछ टॉपिक पढ़ लिए, तो आप रिलेवेंट नहीं कर पाएंगे। जब आप पहली बार कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, तो आप स्टोरी की तरह पढ़ते जाइए, लिंक करते करते। जब आप एडवांस करेंगे तब आप जरूरत के अकॉर्डिंग करते जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।